Good afternoon. Good afternoon. देखिए मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना आप लोगों के पास? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? मेरी आवाज और मेरा वीडियो दोनों चीजें आप लोगों के पास अच्छे से आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज। बस अभी लाइव क्लास स्टार्ट हुई है। राधे राधे। ठीक है, बस अभी क्लास स्टार्ट हुई है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम एक कदम और आगे चलेंगे। कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको तरीका बताया था। जो कंसेप्ट था वो बताया था कि जो कोण है वो बनाते कैसे, क्योंकि मैंने साइन एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का ये फॉर्मूले बनाए थे। फिर मैंने बताया था कि इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो और फॉर्मूले भी आपके बनते चले जाएंगे, साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे वो आपका अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप इंटरव्यू देख रहे थे? हाँ, अच्छा, वैन आराम का इंटरव्यू देख रहे थे। ठीक है, वो भी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं क्लास कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलो आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज आते हैं व्यापक मान पर। व्यापक मान पर। व्यापक मान। जनरल वैल्यू। व्यापक मान का कंसेप्ट है, अगर साइन और कॉस, टेन, कॉट, ये जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, सबके सब आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, जिसका मतलब होता है ये कुछ समय बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। कुछ समय बाद वही मान जो उन्होंने पहले ग्रहण किए थे, उन्हीं मान को ये रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारा कैलेंडर होता है, हमारा कैलेंडर हर एक साल में वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। जैसे 31 दिसंबर आता है, वापस से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। हर हफ्ते को देखिए, हफ्ता भी ऐसे ही होता है, सोमवार से रविवार तक जाता है, फिर सोमवार से फिर रविवार तक, फिर सोमवार से फिर रविवार तक। हफ्ता 7-7 दिन से रिपीट हो रहा है। ईयर जो है वो हर साल से रिपीट हो रहा है। महीना जो है वो 30 से 31 दिन के हिसाब से रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन का मतलब होता है वही चीजें वापस आ जाती है, सेम की सेम चीजें वापस शुरू हो जाती है। जिन चीजों को उसने भी थोड़ी देर पहले लिया था, उन्हीं मानों को वो थोड़ी देर बाद में ग्रहण करने लग जाता है। इसको पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन कहते हैं। गौर करिएगा, आवर्ती फलन जो अपने मानों को एक निश्चित समय के बाद, आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अपने मानों को एक निश्चित समय बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। मतलब वो समय कुछ, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी बिंदु हो सकता है, इतनी दूरी के बाद में वो रिपीट करना शुरू कर देगा। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है इनको लिखने का, वो बहुत सुंदर तरीका है। वो कहता है कि आपका फलन जो है एफ, एफ का जो मान एक्स पे आ रहा है, जो भी एक्स पे जो मान आ रहा है, वही मान थोड़ी देर बाद टी प्लस एक्स पे वही आने लग जाएगा। टी प्लस एक्स पे वही आने लग जाएगा, यानी यूं कह सकते हो कि टी दूरी के बाद आप वही मान दोबारा देखने लग जाओगे, सेम मान आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। गौर करिए, एफ एक्स यानी फलन का एक्स पे जो मान आया है, फलन का एक्स पे जो मान आया वही मान टी प्लस एक्स पे आ रहा है, यानी इतने के बाद में दोबारा वही मान आ रहा है। इतने के बाद दोबारा वही मान, सेम मान वो ग्रहण कर रहा है, यानी टी प्लस एक्स जो है, टी प्लस एक्स पे जो मान आया था,
t प्लस एक्स पे, यानी t दूरी के बाद सेम मान दोबारा ग्रहण करना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे फलनों को आवर्ती फलन कहते हैं। और ये जो t है जिसके बाद ये रिपीटेशन होता है उसको आवर्ती कहते हैं। कितने समय बाद वो आवर्ती करता है। साइन की आवर्ती अगर आप देखें तो 2 पाई होती है। साइन को अगर देखें तो 2 पाई के बाद में साइन अपने आप को रिपीट करता है। साइन का अगर हम ग्राफ देखें, वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। और पीछे ले जाओ आप, ये आपका साइन का ग्राफ है। इस साइन के ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक निश्चित समय के बाद में फलन ने अपने मानों को दोबारा ग्रहण करना शुरू कर दिया है। यहाँ से शुरू करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये गौर करो, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर पहले आया था, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर पहले आया था हमारा। ये देखो, थोड़ी देर पहले यही मान हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो इस टुकड़े को देखो, सेम यही टुकड़ा आपको आगे नजर आ रहा है, यही सेम टुकड़ा पीछे नजर आ रहा है, उसके पीछे। यानी ये एक मेन टुकड़ा, यानी ब्लॉक जिसे कहते हैं, फंडामेंटल ब्लॉक। जैसे हमारा घर होता है, दिखने में तो बहुत बड़ा, बहुत आलीशान होता है, लेकिन ईंट के एक एक टुकड़े को मिला के उसको पूरा बनाया जाता है। यानी आप क्यों कह सकते हो कि ईंट के रिपीटेशन से वो बना हुआ है। तो ऐसे साइन जो है वो एक इस आधारभूत ब्लॉक से बना हुआ है, यही ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहता है। और इसकी लंबाई जो है वो आपका आवर्तकाल है। इसकी लंबाई होती है 2 पाई, ये है 2 पाई। तो कह सकते हैं कि साइन जो है वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। आप जहां भी खड़े हैं वहां से 2 पाई और चले जाइए, जहां भी खड़े हैं वहां से 2 पाई दूरी तय कर लीजिए। 2 पाई दूरी तय करने के बाद में वही मान आपके दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे, सेम टू सेम मान। वही मान जो आपको अभी मिला था, जस्ट अभी जिस बिंदु पे मिला था, 2 पाई दूरी करके चले जाइए, फिर वापस से वही मान आपको, सेम मान दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे 2 पाई दूरी के बाद। या यूं करिए, यूं समझिए कि कोई भी मान किसी बिंदु पे आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए आप इस बिंदु पे खड़े हो गए, ठीक है। ये दूरी देखिए, ये दूरी को नाम दे दे x1, इस दूरी को नाम दे देते हैं x1। x1 दूरी पे फलन का मान है। अब यही मान, सेम मान, जहां भी रिपीट हो रहा है वहां चले जाओ, जहां भी रिपीट हो रहा है वहां चले जाओ। तो ये रहा, यहाँ रिपीट हो रहा है, हो रहा है। इस दूरी को नाम दे दो x2। और जब आप x2 और x1 को घटाओगे तो इनके बीच की दूरी आएगी 2 पाई। इनके बीच की दूरी आएगी 2 पाई। तो ये कंफर्म करता है कि हर 2 पाई पे आप रिपीट हो रहे हो, हर 2 पाई पे आप रिपीट हो रहे हो। जिस पे भी, मैंने कहा ना, जो भी बिंदु पे आप ले लो मान, और एग्जैक्ट उसके दोबारा वही मान आपको 2 पाई दूरी पे वापस मिल जाएगा। 2 पाई दूरी पर वापस जहां पे खड़े हो उसमें 2 पाई दूरी जोड़ दो, मतलब एक्स तक तो खड़े ही हो आप, 2 पाई और जोड़ दो, 2 पाई एक्स पे वही मान आपको वापस मिल जाएगा। साइन में 2 पाई है, किसी और में कुछ और होगा, किसी और में कुछ और होगा। तो साइन में हर 2 पाई दूरी के बाद आपका वही मान, अब ये मान मिला है यहाँ पे, यहाँ जो भी है, यहाँ से 2 पाई दूरी चलो, दोबारा यही मान आ जाएगा। फिर 2 पाई दूरी चलो, फिर दोबारा वही मान आ जाएगा। यानी हर 2 पाई डिस्टेंस पे आपको वही मान बार 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 मिलता रहेगा। तो ये है आवर्ती फलन साइन का। कॉस का भी ऐसे ही है, कॉस भी अपने को हर 2 पाई पे रिपीट करता है, कॉस भी। लेकिन कॉस का ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे से चलता है। ये देखो, ये आपका कॉस का ग्राफ है, लेकिन इसमें भी वही 2 पाई का है। कॉस में भी 2 पाई का ही आवर्ती रहती है, यानी 2 पाई के बाद ही कॉस भी अपने आप को रिपीट करता है। जैसे साइन 2 पाई के बाद रिपीट करता है, कॉस भी अपने आप को 2 पाई के बाद ही रिपीट करता है। दोनों की 2 पाई वाला ही खेल चलता है। क्लियर है ये वाला ग्राफ दोनों के अंदर? अच्छा, इसके बाद में अगर हम आवर्तकाल पे प्रभाव देखिए। पहले तो जैसे मैं बता दिया कि आवर्तकाल जो है, एक tan का और देख लो। यहाँ पे tan का और देख, tan भी बेसिक फंक्शन है। tan की कहानी क्या है? tan ऐसे चलता है, ये 90 डिग्री, 90,
ये -90, प्लस अनंत माइनस अनंत। अब देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये tan का ग्राफ होता है। tan 90 पे प्लस अनंत जाता है, -90 पे माइनस अनंत जाता है। यही ग्राफ आपका बार बार रिपीट होगा, बार बार आपका ग्राफ यही रिपीट होता जाएगा। इधर आगे जाओगे तो सेम यही का यही ग्राफ, ये लो ये सेम ग्राफ। अच्छा इसकी लेंथ देखो, इसकी रिपीटेशन की लेंथ देखो, इसकी रिपीटेशन की लेंथ है यहाँ से -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो इसकी लेंथ हुई पाई। ये पाई लेंथ पर रिपीट कर रहा है, तो इसका आवर्तकाल हुआ पाई। tan का हुआ पाई, tan का हुआ पाई। ये पाई के अंतराल पे अपने आप को रिपीट करते हैं, पाई के इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करते हैं। जो साइन का होता है वही कोसेक का होता है, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, तो सेम गुण वही फॉलो करते हैं। जो साइन में होता है वही कोसेक में होता है, जो कॉस में होता है वही सेक में होता है, जो टेन में होता है वही कोट में होता है। तो साइन और कॉस का तो 2 पाई होता है, टेन का पाई होता है, टेन का पाई होता है, हर पाई के बाद में वो रिपीट करता है, टेन पाई से रिपीट होता है और बाकी 2 पाई से रिपीट होता है। याद रह जाएगा ये आपको। ग्राफ याद कर लीजिएगा, ग्राफ याद करते खुद ही दिख जाएगा आपको कहाँ रिपीट हो रहा है। ग्राफ को याद कर लीजिएगा, ग्राफ से आपको याद आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सारे ग्राफ एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको सारे डायग्राम समझ में आ जाए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके ग्राफ एक डायग्राम के अंदर। वन बाय वन सारे ग्राफ को देखिएगा। सबसे पहले साइन का ग्राफ, एक ग्राफ के अंदर ही सारे चलाएंगे। पहले साइन का ग्राफ, ये होता है आपका साइन का ग्राफ। ये 0 से स्टार्ट हुआ। 0 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है। अब हम कॉस का ग्राफ बनाएं। कॉस थोड़ा सा आगे से शुरू करता है, क्योंकि ये 0 पे 0 होता है साइन, और कॉस जो होता है वो 0 पे 1 होता है, तो वो थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता है। ये आपका कॉस का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे एक बार ठहर जाते हैं और इन दोनों के इनवर्स ग्राफ बना लेते हैं। मतलब वो जो सेक है, जो आपके कोट कोसेक है, वो बना लेते हैं। पहले आ जाते हैं इसका उल्टा, साइन वाले का। यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई डैश डैश। साइन जो है वो हर पाई पे 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, हर पाई पे वो 0 होता है। और इसका ग्राफ जो जाता है वो देखो, ये वाला ग्राफ में क्या होगा। अब आप साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। कोसेक में क्या होगा? ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, यानी आपका ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ लाइनें खींच लोगे तो थोड़ा अच्छे से नजर आएगा, ताकि पता चल जाएगा। ये देखो ऐसे बन रहा है, इन लाइनों के बीच में ऐसे बन रहा है, ये उठ के ऊपर। ये लो, ये ग्राफ आपके उल्टे बनते चले जाते हैं। समझ गए बात? आ गई? पर जो भी बना हुआ ना साइन वाला, साइन वाले जो ये उभार है ना, ये वाले, इन उभारों को उल्टा कर दो तो आपका ग्राफ बन जाता है। उभार ऊपर है तो ऊपर वाले को ऊपर उल्टा करो, नीचे वाले को नीचे उल्टा करो, ऊपर वाले को ऊपर उल्टा करो, नीचे वाले को नीचे उल्टा करो, और बस। और मैंने यहाँ पे मिलाया नहीं, मिलेंगे ये, थोड़ा सा रफ बनाया मैंने डायग्राम, ये मिलेंगे, ऐसे मिलते हुए जाएंगे, एक बार एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक बार तो, क्योंकि एक पर एक होता है ना, एक का उल्टा एक होता है, इसलिए वहां पे दोनों टच हो जाएंगे, दोनों सेम होंगे। 90 पे साइन का मान भी एक होता है और कोसेक का मान भी एक होता है, वहां पे टच करेंगे और फिर उल्टे आएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब कोस वाले में क्या करोगे? जो कोस वाला ग्राफ है उसको उल्टा कर दो, कोस वाले को उल्टा कर दो, ये रहा कोस वाला, इसको उल्टा कर दो, ये रहा। मालाएं बना दो, ये मालाएं, ये लो, ये सेक का ग्राफ हो गया।
ये पिंक वाला जो है ये सेक का ग्राफ हो गया। कॉस वाले ग्राफ को लिया, उल्टा 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 और उल्टा, ये आपका सेक का ग्राफ हो गया। तो साइन कॉस टेन हो गया। अब टेन का ग्राफ है, तो टेन का कौन सा था, यहाँ वाला, ये आपका टेन का था, यूं करके यूं फिर नीचे, ये टेन था, ये आपका टेन था, ये टेन था। तो कोट वाला इसको ऐसे क्रॉस करते हुए यहां से, ये वाली लाइन से आएगा, यहां से इधर से होता हुआ ये कोट, ये ऐसे, ये होगा आपका टेन, और कोट आपका यूं आएगा ऐसे, ये टेन और ये कोट। तो ये आपके चारों 6 के 6 ग्राफ एक साथ एक ही डायग्राम में आपको दिख जाएंगे, सबके सब डायग्राम एक में ही आपके दिख जाएंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको? तो ये ग्राफ आप एक देखने का आइडिया कि कैसे ग्राफ दिखते होंगे, साइन कैसा दिखता होगा, कॉस कैसा दिखता होगा, टेन कॉट सेक कोसेक कैसे दिखते हैं, ये वैसे है। कोट का यहाँ से ऐसे, ये वाला जो ग्रीन वाला है ये कोट है। ये जो आपका वाई एक्स है, वाई एक्स के पास से उतारिए, उतारते हुए 90 को काटते हुए नीचे चले जाइए, 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, 0 से लेकर वो पीछे वाले में जहाँ 10 का बना है वहीं बना देते हैं। ये रहा आपका 10 का, यहाँ बनेगा कोट का, इसके अंदर देख लो, ये है आपका कोट का, ये कोट है। एग्जैक्ट घुमा दो, ये कोट होता है। ये ऐसे मान लीजिए ऐसे था, ये कोट हो गया। ठीक है, चलो कोट में थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं, सॉरी साइन में देखते हैं। साइन के अंदर थोड़ा सा कोण जो है जब किसी से गुणा हो जाता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक तो स्क्वायर देखें, साइन स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा। तो आपका ग्राफ जो साइन का था वो ऐसे चल रहा था, ये ग्राफ था आपका। अब इस ग्राफ को आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ही क्या होगा, स्क्वायर करते ही क्या होगा, ये आपका माइनस वाला जो पोर्शन है, अब माइनस तो आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने के बाद माइनस तो आएगा नहीं, तो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर वाला जो ग्राफ बनेगा वो प्लस वाले में तो वैसा ही चलेगा, माइनस वाले में ये ऊपर उठ के ऐसे आ जाएगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर का ग्राफ, ये साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर। क्योंकि अब क्या हुआ क्या, सिर्फ जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव तो आ नहीं सकता। अब नेगेटिव जैसे माइनस का 1 आता था, अब माइनस के 1 का स्क्वायर होगा जो कि +1 हो जाएगा, तो ये उठ के ऊपर आ गया। तो जो भी नेगेटिव वाले पार्ट थे वो उठ उठ के सब ऊपर आ गया। बस इतना फर्क पड़ता है साइन स्क्वायर का, यही कोस स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। जब कोस स्क्वायर का बनाओगे आप तो कोस स्क्वायर वाले में भी जो नीचे वाला था वो उठकर ऊपर आता जाएगा। यानी कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ आपका ये होता है। अब इस ग्राफ में क्या होगा, बस ये जो नीचे वाला पार्ट बन रहा है, ये नीचे वाला पार्ट उठकर ऊपर आता जाएगा, बस इतना होगा। तो ये आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा टेन वाले में क्या होगा, टेन वाले में, टेन वाले में ये होता था, टेन स्क्वायर का क्या होगा, ये देखो टेन का ये था,
ये था, है ना। अब टेन स्क्वायर का, ये टेन का ग्राफ था, ये 10x का ग्राफ था। टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर में आपका ये तो प्लस है, ये तो प्लस है, तो इसके साथ तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आते ही ऐसे हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर का ग्राफ होगा आपका, टेन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये जो ऐसे वाला था ये तो उठ गया, क्लियर है। चलो आ जाओ आगे बढ़े। अब रहता है कोण के साथ फर्क। अगर कोण डबल या ट्रिपल कर दें तो क्या हो, जैसे साइन एक्स था, साइन एक्स है, स्क्वायर का तो बता ही दिया। अब साइन को अगर हम साइन 2x कर दें और या फिर साइन x/2 कर दें, तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा। साइन x को अगर 2x कर दें या x/2 कर दें, तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 2x करते ही ग्राफ संकुचित हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, जल्दी जल्दी मान आने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी मान, मान आपके जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। कैसे, देखिए साइन एक्स था, वो 0 से लेकर 2 पाई तक रिपीट कर रहा था अपने आप को, 0 से लेकर 2 पाई तक। अब वही x के मान 0 से लेकर 2 पाई तक जब आप यहां रखोगे, तो 0 से, क्योंकि डबल चल रहा है, दुगना चल रहा है, दुगना चल रहा है, तो ये उसी दूरी को जल्दी जल्दी पूरा करेगा, तो ग्राफ जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होने लग जाएगा। ग्राफ जल्दी जल्दी मतलब कुछ ऐसा होगा। ये आपका साइन का ग्राफ है, जो 2 पाई पे एक चक्कर पूरा काट रहा था। अब आपने क्या कर दिया, 2x कर दिया, मतलब आपने स्पीड डबल कर दी, स्पीड डबल कर दी, तो जितनी दूरी में ये एक चक्कर काट रहा था, उतने में ये 2 चक्कर काट जाएगा, 2 चक्कर, यानी जितने में इसने आधा चक्कर काटा था, उतने में ये पूरा चक्कर काट जाएगा। यानी साइन 2x का ग्राफ ऐसा होगा, ये देखो, इतने में ही एक चक्कर पूरा, और इतने में आपका दूसरा चक्कर पूरा। ये होगा साइन 2x का मान। साइन 2x का ग्राफ डबल स्पीड से चलेगा, डबल स्पीड से, मतलब जितनी दूरी आपने, जितने में आपने एक चक्कर काटा था, उतने में ये 2 चक्कर काट जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा फिर ये क्या करेगा, ये इतना स्लो चलेगा, जितने में इसने एक चक्कर काटा था, ये इतने में सिर्फ आधा चक्कर काटेगा, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा। ये देखो, ये सिर्फ आधा चक्कर, सिर्फ आधा चक्कर। नीचे वाला तो अभी बाकी पड़ा है, वो तो अभी आएगा ही आएगा। तो स्पीड स्लो हो जाती है, जब आप इसे दुगना तिगुना करेंगे, तो उसके चक्कर काटने की स्पीड बढ़ जाती है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। गौर क्या, फ्रीक्वेंसी है ये। तो आपने दुगनी कर दी फ्रीक्वेंसी को, दुगना करने का मतलब उतनी ही दूरी में, दूरी उतनी रखो, उतनी दूरी में दुगना कर दिया, तो उतनी दूरी में 2 चक्कर काटेगा। तिगुना कर दोगे तो उतनी दूरी में 3 चक्कर काटेगा। एक फिक्स दूरी कर लो 2 पाई की। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जो एक्स का गुणांक होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो उसी 2 पाई के अंदर अंदर वो 4 चक्कर काट जाएगा। उसी 2 पाई के अंदर वो 5 पाई का 5x कर दोगे तो 5 चक्कर काट जाएगा। अच्छा, x/2 कर दोगे तो आधा चक्कर काटेगा, x/4 कर दोगे तो चौथाई चक्कर काटेगा, x/5 कर दोगे तो एक चक्कर का 5वां हिस्सा ही काटेगा, तो धीमा होता जाएगा। बस ये फर्क पड़ता है स्पीड पे। डायग्राम नहीं बदलता, डायग्राम वही है। अब ये धीमा चलेगा, लेकिन पूरा डायग्राम बनाओगे तो ऐसे वही साइन वाला ग्राफ ही बनेगा, बनना साइन वाला ही है। बस होगा क्या, दोनों ही ग्राफ में क्या फर्क है, स्पीड का, चक्कर काटने का। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। ये समझ में आया, क्या कहते हो। ठीक है, अब आवर्तकाल पे देखते हैं, आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ता है, आवर्तकाल का विज्ञान। आवर्तकाल,
देखो साइन एक्स का आवर्तकाल, साइन स्क्वायर एक्स का आवर्तकाल, साइन 2x का आवर्तकाल और साइन x बाई 2 का आवर्तकाल में साइन x का आवर्तकाल से साइन स्क्वायर या साइन 2x कर दिया जाए या साइन x बाई 2 कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले तो देखो इसका ओरिजिनल आवर्तकाल कितना था, साइन x का कितना था, तो साइन x का था 2 पाई, आवर्तकाल t बराबर था 2 पाई। स्क्वायर करने पर आवर्तकाल जो होता है आधा हो जाता है, स्क्वायर करने पर आवर्तकाल आधा हो जाता है, क्योंकि वो माइनस में तो जाता ही नहीं है, माइनस में जाता नहीं है, तो फिर माइनस वाला झंझट ही खत्म हो गया, तो सिर्फ प्लस प्लस वाला बचा, तो आवर्तकाल माइनस वाला खत्म हो गया, तो 0 से लेकर पाई बचा, इसलिए स्क्वायर करते ही आपका आवर्तकाल आधा हो जाता है पाई, आवर्तकाल हो जाता है पाई। और स्पीड दुगनी कर दी तो अब उतनी ही दूरी में वो 2 चक्कर निकाल रहा है, उतनी ही दूरी में वो 2 चक्कर निकाला, 2 चक्कर निकाला मतलब एक चक्कर कितने का हुआ, पाई का, तो इस केस में हो गया पाई। अब इस केस में क्या हुआ, आप x बाई 2 कर देते हैं तो उतनी ही दूरी में वो आधा चक्कर निकाल रहा है, यानी पूरे एक आवर्तकाल में आधा ही कटा है, यानी उसको एक चक्कर काटने के लिए 2 आवर्तकाल चाहिए होंगे, मतलब 4 पाई। इस समय इसका आवर्तकाल हो गया 4 पाई। दोबारा से देखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर करते ही आपका वो माइनस वाला झंझट खत्म हो गया, अब माइनस वाली परेशानी खत्म हो गई। पहले तो फलन को माइनस में भी जा रहा था, इस वजह से माइनस वालों को भी देखना पड़ रहा था कि यहां से यहां तक, यहां जाके रिपीट कर रहा था। अब जैसे ही प्लस का हो गया तो रिपीटेशन यहीं से शुरू हो गया, ये देखो यहां से, यहीं से रिपीट होना शुरू हो गया ग्राफ, क्योंकि माइनस में जा नहीं रहा, इसलिए यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, तो पाई पे रिपीट हो गया, तो आवर्तकाल हो गया पाई, आवर्तकाल हो गया पाई। साइन 2x के केस में क्या हुआ कि उस 2 पाई दूरी में उसने 2 चक्कर काटे, यानी 2 चक्कर 2 पाई पे, तो एक चक्कर कितनी दूरी में काटा, पाई पे, तो आवर्तकाल कितना हो गया पाई। और x बाई 2 में क्या हुआ कि 2 पाई दूरी में वो आधा चक्कर काट रहा है, 2 पाई पे आधा कर रहा है, तो पूरे पे कितना हो जाएगा, 4 पाई पे, 4 पाई हो गया। और एक काम और भी कर सकते हो कि अगर साइन ax का आवर्तकाल निकालना हो, साइन ax का आवर्तकाल निकालना हो तो जो आवर्तकाल है जैसे 2 पाई है उसमें a को भाग दे दो, मोड ए कर देना, अगर माइनस भी हो तो प्लस कर देना, मोड ए का भाग दे दो, ये नया आवर्तकाल आ जाएगा। ए का भाग दे देना, क्योंकि देखो भाग दे के ही निकल सकता है, ऐसे डायरेक्ट भी निकल सकता है, वैसे डबल ट्रिपल क्यों आई तो समझ में आ गया होगा। और अब इसको सीधा याद करने का तरीका है कि जो आवर्तकाल हो उसमें x का जो गुणांक है उसका भाग दे दो, 2 है 2 का भाग दे दो, 1/2 1/2 का भाग दे दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सवाल इस बार पेपर में आया भी था आवर्तकाल को लेके कि, और पूछा भी जाता है, बढ़िया सवाल रहता है, और जैसे अभी प्रैक्टिस करेंगे तो खूब सारे सवाल बीच में आवर्तकाल के आएंगे, तो और क्लियर हो जाएंगे आपके। वैसे थ्योरी ये है आवर्तकाल की कि आप डबल ट्रिपल करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उतनी दूरी में वो 5 चक्कर काटेगा तो 5 का भाग देना पड़ेगा, और x बाई 5 पहले ही x/5 होगा तो स्पीड धीमी हो जाएगी, तो उसको 5 चक्कर लगेंगे चक्कर काटने में, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, भाग दोगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करोगे तो भाग देना पड़ेगा। बात ऐसा ही है, इस केस में गुणा x गुणा था तो भाग देना पड़ा, समझ गए, गुणा था, क्यों, गुणा होने का मतलब है जल्दी चक्कर काट रहा है, जल्दी चक्कर काट रहा है तो उतनी दूरी में 2 चक्कर काट रहा है, तो 2 का भाग देके 1 चक्कर निकालना पड़ा। इस केस में पहले से ही भाग लग रहा है, मतलब स्पीड धीमी हो गई, उतनी दूरी में आधा ही चक्कर काट रहा है, तो पूरा चक्कर काटने के लिए 2 से गुणा करना पड़ा। तो जो अगर x के साथ गुणा है तो आवर्तकाल के केस में भाग देना पड़ेगा, और भाग दिया हुआ है तो आवर्तकाल के केस में गुणा करना पड़ेगा, इसलिए उल्टा चल रहा है, गुणा है तो भाग देना पड़ेगा, भाग है तो गुणा देना पड़ेगा। समझ में आ गया ये आवर्तकाल का सिस्टम, आवर्तकाल का विज्ञान समझ में आ गया। क्या कहते हो? ठीक है, 2 पाई बटा मोड ए आएगा, जो भी ए का हो उसका भाग दे देना, उसके हिसाब से आवर्तकाल सेट हो जाएगा, जो भी ए हो उसका भाग दे देना, जो भी ए हो साइन ए एक्स के साथ जो ए हो उस ए का भाग दे देना, भाग देने पे जो आएगा वो आवर्तकाल आ जाएगा। अलग अलग है तो ये कैसे पूछो 2 पाई आएगा या 4 पाई आएगा, इस केस में पाई आएगा, इस केस में 4 पाई आएगा, सवाल अलग है तो आंसर अलग आएगा।
साइन एक्स बाई 2 ये वाला रहा, ये रहा 4 पाई। इसके केस में 4 पाई आएगा, इसके केस में पाई आएगा। स्क्वायर में डिवाइड आधा हो जाता है, हाँ स्क्वायर में आधा हो जाता है। ये साइन कोस के लिए चल रही है सारी बातें। ठीक है, चलो आगे आते हैं। व्यापक मान जो हम पढ़ रहे थे, उसके बीच में पीरियोडिक फंक्शन आ गया, व्यापक मान पे। स्क्वायर में आधा हो जाएगा, स्क्वायर में आधा हो जाएगा, स्क्वायर में आधा ही होगा। उसमें तो 2 है या 3 है, इसको तो मैं बदल दूंगा तो ये बदल जाएगा, स्क्वायर वाला कभी नहीं बदलेगा। यहाँ तो इसको मैंने बदल दिया, मान लीजिए मैं कह देता हूँ साइन 3x का क्या होगा, साइन 3x का आवर्तकाल क्या होगा, तो 2 पाई बटा 3 होगा। और मैं पूछूं साइन x बटा 3 का क्या होगा, तो 2 पाई बटा 1 बटा 3 होगा। ये ऊपर जाके 6 पाई हो गया। लेकिन साइन वाले में फर्क नहीं है, स्क्वायर वाले में हमेशा आधा होगा, स्क्वायर वाले में आधा होगा, स्क्वायर वाले में आधा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है एन क्या है, अगर एन विषम है तब वापस उतना ही हो जाएगा। जैसे साइन क्यूब है, साइन क्यूब का आवर्तकाल वही होता है जो साइन का होता है। विषम संख्या, विषम पावर आने पे आवर्तकाल वही रह जाता है जो था, 2 पाई। सम संख्या, क्योंकि पावर अगर सम होगी तो ही तो माइनस प्लस होगा ना, पावर अगर सम होगी तो ही माइनस प्लस होगा। अगर विषम पावर हुई, 3 पावर हुई, तो माइनस माइनस रह जाएगा, यानी आवर्तकाल वही रह जाएगा। तो फिर आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी विषम घात हुई तो आवर्तकाल वही रह जाएगा जो आपका पहले था, लेकिन सम घात हुई तो आवर्तकाल आधा हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा और अच्छे सवाल बना सकते हो कि साइन स्क्वायर 3x का आवर्तकाल क्या होगा, तो ये पहले स्क्वायर है इसके ऊपर, है ना, ये स्क्वायर है तो आवर्तकाल आधा तो इससे ही हो गया, पाई हो गया। फिर ये 3 है तो 3 का भाग और लग गया तो आवर्तकाल हो गया पाई बटा 3, तो आवर्तकाल हो गया पाई बटा 3। स्क्वायर है तो आवर्तकाल आधा हो गया, पाई पाई हो गया। फिर 3x गुणा में है तो वो 3 का भाग लग गया तो पाई बटा 3 हो गया, तो आवर्तकाल हो गया पाई बटा 3। पावर 1/2 होने पर नहीं रहेगा। अगर पावर आदिवादी आप कर दोगे अंडूर साइन एक्स तो ये आवर्ती फलन ही नहीं रहेगा, ये आवर्ती में नहीं आता, आवर्ती फलन ही नहीं आता, मतलब वो रिपीट करने वाली जो आदत है वही खत्म हो जाती है। अगर आप आधी, 1/3 पावर, 1/5 पावर, ये पावर की बात कर रहे हैं तो ये करने के बाद में ये आवर्ती वाली जो आदत है वो खत्म हो जाती है। फिर फलन आवर्ती ही नहीं रहता, पीरियोडिक ही नहीं रहता। जब पीरियोडिक ही नहीं रहेगा तो काय का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल वाला आइडिया ही ड्रॉप हो जाता है ना। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, 2 पावर अगर विषम पावर है, अगर विषम पावर है तो आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम पावर है तो आवर्तकाल आधा हो जाता है।
और फिर वो जो एक्स के साथ गुणा है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि आवर्ती फलनों पे लगता है, और ज्यादातर फलन आवर्ती होते ही नहीं है। ज्यादातर फलन आवर्ती होते ही नहीं, आवर्ती फलनों की संख्या बहुत कम है। जैसे साइन है, कॉस है, त्रिकोणमिति वाले यही आवर्ती होते हैं। इसके अलावा आवर्ती फलन जो है वो मिलते ही नहीं है। तो यही फलन है जो आवर्ती है, रिपीट करते रहते हैं अपने आप को। इन्हीं का विज्ञान चलता रहता है। इन्हीं में अगर पावर सम हो तो आवर्तकाल आधा हो जाता है, इन्हीं पर विषम पावर हो तो आवर्तकाल वही रह जाता है। फिर एक्स का जो भी गुणांक होता है उसका भाग और दे दो, जो भी गुणांक है उसका भाग दे दो, वो आवर्तकाल निकल आएगा। इतना सा सिंपल सा विज्ञान है। और क्यों हुआ ये मैंने आपको बता चुका कि पावर सम होगी तो नीचे वाला उठ के ऊपर आ जाएगा, आधा आवर्तकाल हो जाएगा। फिर वो जो एक्स के आगे जो गुणांक है उस गुणांक का हिसाब समझ गए। उस गुणांक अगर वो गुणा में है, वो 2 है, 3 है, 4 है, तो स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है तो वो उतनी दूरी के अंदर ज्यादा चक्कर काटने लग जाता है, तो आवर्तकाल कम हो जाता है, भाग देना पड़ता है। और अगर एक्स का गुणांक आधा है, 1/3 है, 1/4 है, तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, वो उतनी दूरी में आधा तिहाई चक्कर काटने लग जाता है। तो 3 गुना 4 गुना करना पड़ता है पूरा आवर्तकाल निकालने के लिए। तो अगर एक्स से गुणा है तो भाग देना पड़ता है, भाग है तो गुणा करना पड़ता है। यही सारा विज्ञान है। ये आवर्ती फलन नहीं है, ये आवर्ती नहीं। आवर्ती में बड़ी बीमारी होती है, आवर्ती में रिपीट होना पड़ता है। रिपीट होने वाले फलन जो है वो वापस मिलते नहीं है, क्योंकि वापस से वही आ जाए, ऐसे फलनों की संख्या न के बराबर है, और वो खाली त्रिकोणमिति वाले ही है। आती है व्यापक मान के ऊपर, जनरल वैल्यू के ऊपर। व्यापक मान, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू में था, जैसे कि हमने कहा कि ये आइडिया यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि साइन कॉस जो होते हैं वो रिपीटेशन करते हैं, वो पीरियोडिक होते हैं, वो आवर्ती करते हैं, अपने मानों को बार बार ग्रहण करते हैं। यानी एक ही मान आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहेगा, आपको वही मान थोड़ी थोड़ी देर में वापस मिलता रहेगा। थोड़ी देर बाद में क्यों, कई बार तो बहुत जल्दी वापस मिल जाता है, कई बार तो बहुत जल्दी वापस मिल जाता है। तो देखो, अगर यहाँ अगर हम शुरू करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, हाथों हाथ ही रिपीट कर रहा है। ये देखो, ये रहा 0, और ये रहा 0, और ये रहा 0, 3 पे आ गया। x बराबर 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, आ गया। इसके अलावा देख लो, ये इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे x का मान, इस x के मान पे साइन का मान ये है, तो सेम ऊंचाई पर आपको एक और मिल जाएगा जिसपे यही मान दोबारा आ रहा है, यही मान दोबारा आ रहा है। देख लो, सेम फलन का मान सेम आ रहा है, x के मान अलग अलग है, लेकिन साइन का मान दोनों ही केस में सेम आ रहा है। तो यहाँ बहुत जल्दी रिपीट करता है अपने मानों को। अच्छा, फिर अब कहीं मान तो यहीं रिपीट कर रहा था, तो हमने इसको रिपीटेशन यहीं क्यों नहीं माना, हमने इतनी दूर क्यों माना? रिपीटेशन में खाली एक पॉइंट का रिपीटेशन नहीं कहते हम, सिर्फ एक बिंदु का रिपीटेशन नहीं कहते हम, सारे मानों का रिपीटेशन करते हैं, कि वो जो सारे का सारे, वो जो कैप है वो पूरी की पूरी रिपीट हो जाए। अगर ऐसा है तो देखो, ये रहा। अब बताओ, क्या ये आगे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा ना। तो रिपीटेशन का मतलब है वो जो ब्लॉक है वो पूरा ब्लॉक रिपीट होना चाहिए, खाली एक बिंदु नहीं। एक एक्स का मान रिपीट हो गया, अगर इतनी सी परिभाषा होती, एक बिंदु को रिपीट करने की परिभाषा होती, तो बहुत सारे फलन जो है वो पीरियोडिक हो जाते, आवर्ती फलन हो जाते। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा वो एक नंबरों का जो सिस्टम है वो पूरे के पूरे अंतराल को रिपीट करे, वापस वही का वही फिर चलता जाए। तो एक बिंदु तो यहाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन सारे रिपीट नहीं हो रहे ना। ये माइनस वाले मान आए हैं, ये पहले आए नहीं थे, देखो रिपीटेशन कैसे हो, माइनस वाले तो पहले आए ही नहीं थे, माइनस वाले तो पहली बार ही आ रहे हैं। तो रिपीटेशन कैसे कह सकते हो? रिपीटेशन का मतलब वो चीज पहले आ चुकी है तब दोबारा आ रही है, तो दोबारा तो आ ही नहीं रही है, तो पहली बार ही आ रही है। तो इसलिए रिपीटेशन, इसे रिपीटेशन नहीं मान सकते, इसे इत्तेफाक कहेंगे, है ना, इसे इत्तेफाक कहेंगे कि भाई ये वापस आ गए है। तो वो रिपीटेशन तो तब कहलाता जब आपके पास वो पूरी की पूरी शाखा जो है, वो पूरा का पूरा टुकड़ा जो है, वो पूरा टुकड़ा रिपीट हो और बार बार रिपीट होता जाए। ठीक है, चलो। इसके अलावा जो इसके अंदर जो देखने लायक बात है वो ये कि ये जो मान है, अब ये मानों को समझना चाहिए, ये मान बार बार रिपीट करेगा, साइन जो है वो अपने मानों को बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति है, और सारे के सारे त्रिकोणमिति आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं यानी सारे के सारे त्रिकोणमिति फलन थोड़ी थोड़ी देर बाद में अपने उसी मान को दोहराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए, हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि अगर मैं एक बार, मुझे पता है कि इस डिग्री पे ये मान आता है, तो फिर मैं ये भी बता सकूँ कि आगे ये दोबारा कब कब आएगा, दोबारा यही मान कब कब आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइन एक्स बराबर 1/2। अब हमें पता है कि साइन का मान 1/2 पहली बार
पहली बार 30 डिग्री पे आता है, π/6 पे आता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये मान बार बार आएगा, ये मान बार बार आएगा, तो और बार बार मैं अगर लिखना शुरू करूं तो बहुत लंबा टाइम भी लगेगा। जैसे एक बार π/6 पे आ गया, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ूंगा तो 5π/6 पे आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ूंगा तो 13π/6 पे आ जाएगा, फिर और आगे बढ़ूंगा तो डैश 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 डैश, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। तो क्या इनका कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता? एक फॉर्मूला बन जाए जिसमें मैं आपको पहले जो पहला कोण है वो बता दूं और फिर बचे हुए सारे कोण उस फॉर्मूले द्वारा निकलते जाए, उस फॉर्मूले में मान रख दो, बचे हुए सारे कोण निकल जाए, इसको कहते हैं हम व्यापक मान। व्यापक मान का मतलब है फॉर्मूला। साइन का अपना एक फॉर्मूला हो जिसमें मुझे सिर्फ एक कोण बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मान है ये पहली बार इस कोण पे आता है, वो रख दो, और उसके बाद में फिर वो फॉर्मूला अपने आप आपको सारे कोण देता जाएगा जिसपे वही सेम मान रिपीट होता जाएगा। बात समझ, क्योंकि अनंत बार रिपीट करेगा, एक ही मान को साइन अनंत बार रिपीट करेगा, तो इससे अच्छा एक फॉर्मूला बना के रख लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, इसको पकड़ लो और इसको दोहराओ, आपको वही मान मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें पता है कि कोई प्रारंभिक कोण अल्फा है, प्रारंभिक कोण अल्फा है, मतलब साइन का जो भी मान दिया गया था वो पहली बार अल्फा पे आया था, तो अल्फा अगर हमें पता है तो हम थीटा निकालना चाहते हैं। थीटा का मतलब व्यापक मान, व्यापक मान का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला जिससे सब कुछ निकल जाए। ठीक है, वो है व्यापक मान या फॉर्मूला, जनरल वैल्यू। ये तो था प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, एक मान जो आप देते हैं और उसके बाद व्यापक मान वाला फॉर्मूला आपको वो सारे मान जो है बैक टू बैक देता जाता है और आप सारे मान निकाल लेते हैं। तो याद रखिए व्यापक मान क्या है? व्यापक मान एक फॉर्मूला है जिससे आप एक कोण से बचे हुए सारे कोण वापस निकाल सकते हैं जब जब वो मान दोबारा आएगा, जब जब वो दोबारा आएगा। एग्जाम्पल के लिए साइन का देखो, साइन का व्यापक सूत्र सबके होते हैं, साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है, टेन का भी होता है। कॉट सेक कोसेक को जरूरत नहीं है क्योंकि वो उल्टे होते हैं, उल्टा कर लो टेन निकल जाएगा और टेन वाला यूज आ जाएगा। तो साइन का तो ये होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। एन का मान पूर्णांकों से लेना है और रखते जाओ और निकालते जाओ, रखते जाओ निकालते जाओ, जितने चाहिए उतने। बस एक बार पहला कोण आपको बताना होगा, एक एक कोण आपको बताना होगा, एक कोण बताओ, बचे हुए कोण सारे ले जाओ। फिर होता है कॉस का, कॉस का व्यापक मान, कोस का रहता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर होता है टेन का, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये टेन का है। अब देखने में लग रहा है कि सब अलग अलग क्यों है, तो अभी कहानी समझ में आएगी, व्युत्पत्ति करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्यों है। साइन का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइन का चलने का, अब साइन का जैसा कॉस का कैसे होगा? साइन लंब बटा करण है, कॉस आधार बटा करण है, टेन लंब बटा आधार है, तो चीजें ही अलग अलग है, अलग अलग है तो फिर सूत्र एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है अंतर तो आना ही था, लेकिन कैसे आया और क्यों आया अभी इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैसे बना और कहाँ से साइन वाला है। साइन वाला मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप कॉस का और टेन का तैयार कर सकते हो। अच्छा, एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर हम चतुर्थांश सिस्टम में आए हमारे में, हम जानते हैं कि इस चतुर्थांश के अंदर बड़ी एक कमाल की चीज है, इस 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक हर चीज, हर अनुपात, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, 30 डिग्री तक, 360 डिग्री तक हर चीज दो बार प्लस से और दो बार माइनस से गुजरती है, दो बार प्लस से दो बार माइनस से। फॉर एग्जाम्पल साइन, साइन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी दो जगह प्लस है, दो जगह माइनस है। कॉस को अगर देखें तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ और यहाँ माइनस है।
tan को देखें तो tan यहां और यहां प्लस है, यहां माइनस है, और बाकी कॉट सेक कोसेक तो साइन कॉस को फॉलो करेंगे, वो तो ऐसे होंगे। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर इनमें से हर दो क्वाड्रेंट के अंदर दो चीजें प्लस है, दो चीज माइनस है। कोई भी अनुपात ले लो, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक कोई भी हो, हर अनुपात दो जगह प्लस है और दो जगह माइनस है। ये क्वाड्रेंट का एक तरीका है। अब उस वजह से कोई भी चीज, कोई भी मान, जैसे साइन थीटा बराबर आप कह दो कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 प्लस का है। अब प्लस का 1/2 दो बार आएगा, दो बार आएगा, फर्स्ट में और सेकंड में, यानी वही मान वो दो बार रिपीट करेगा। अच्छा टेन को ले लो, टेन का मान √3 बोलो, तो टेन का मान √3 प्लस का बोला है, प्लस का बोला मतलब दो बार आएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे। यानी आप जो भी मान बोलोगे, साइन थीटा बराबर XYZ जो बोलना चाहो बोलो, इस मान को वो दो बार ग्रहण करेगा 360 डिग्री तक। 360 डिग्री तक वो उस मान को दो बार ग्रहण करेगा। अगर वो प्लस का है, साइन है और प्लस का है, तो यहाँ पे दो बार ग्रहण करेगा। टेन है और प्लस का है, तो फर्स्ट और थर्ड में दो बार वो मान आएगा। अगर कोस है और वो प्लस का है, तो फर्स्ट और फोर्थ में आ जाएगा वो मान दो बार। अब माइनस का भी ले सकते हो, साइन है और माइनस का है, साइन है और माइनस का है, तो थर्ड में और फोर्थ में दो बार आएगा वो। एक बार थर्ड में ग्रहण करेगा उस मान को, एक बार फोर्थ में ग्रहण करेगा, माइनस का है तो। अब भाई कोई मान प्लस का या माइनस का है तो होगा। अच्छा आपको सर जीरो हो गया तो आ जाओ, जीरो आ जाए तो लाइन पे आ जाओ, जीरो होगा तो लाइन पे आ जाओ, ये लाइन रही। जीरो होगा तो एक बार इस लाइन के ऊपर, एक बार इस लाइन के ऊपर। कुल मिला के आपको हर मान, जो भी आप मान बोलोगे, ये साइन का मान या कोस का मान या टेन का मान, हर मान जो भी आप बोलेंगे, उस मान को वह उस 360 डिग्री के पूरे चक्कर के अंदर दो बार ग्रहण करेगा, दो बार, एग्जैक्टली दो बार, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बताई? इस बात पे थोड़ा सा विचार करो और सोचो, क्या मैंने सही कहा? हर मान जो भी आप बोलोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक का कोई भी मान बोलो, उस मान को 360 डिग्री तक आपका अनुपात जो भी है वो उसे दो बार ग्रहण करेगा। जैसे घड़ी है, घड़ी में हर चीज दो बार बजती है, घड़ी में हर चीज दो बार बजती है पूरे दिन भर, 24 घंटों के भीतर दो, एक दोपहर के एक शाम के, सॉरी दोपहर के एक सुबह के, और चार एक शाम के एक सुबह के, तो हर चीज दो बार आती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप पूरे ग्राफ के अंदर देखेंगे तो हर चीज, हर त्रिकोणमितीय अनुपात उस मान को दो बार ग्रहण कर रहा है। इस मान को मुख्य मान कहते हैं। इन्हीं मानों को 360 डिग्री से पहले पहले वो किसी मान को जिन दो बिंदुओं पे ग्रहण करता है, उसे मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। वर्ड सुनना, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 360 डिग्री से पहले पहले किसी भी मान को हर अनुपात दो बार ग्रहण करता है। तो जिन दो कोणों पे वो ग्रहण करता है 360 डिग्री से पहले पहले, उन्हें मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। जैसे अभी से पहले हमने किया था कि साइन 1/2, साइन 1/2 जो है वो अपने इस मान को, ये देखो ये रहा, ये दो 360 से छोटे हैं, यहाँ तो वो 360 से बड़ा हो गया, फिर तो बड़ा ही होता चला जाएगा। यहाँ है इन दो में, ये दो 360 से छोटे हैं, और यहाँ पे ये इसने मान को 1/2 को ग्रहण किया, दो बार ग्रहण कर लिया, ये मुख्य मान कहलाते हैं। मान तो बहुत सारे आएंगे, मान तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुख्य मान उसको कहा जाता है। तो 360 डिग्री से पहले पहले जो होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। फिर वो चक्कर काटेगा और आएंगे, चक्कर काटेगा और आएंगे, आते जाएंगे, अनगिनत आएंगे, लेकिन एक चक्कर को, एक चक्कर के अंदर जब वो दो बार ग्रहण करता है, उनको, उन दो कोणों को मुख्य कोण या प्रिंसिपल एंगल कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब बस इसी से हमारी राह आसान हो जाएगी, हमारा विज्ञान आसान हो जाएगा। देखो ये है कोई कोण थीटा, ठीक है। अब इस थीटा पे इसने जो भी मान ग्रहण किया, मैं सर्कल बना लेता हूं, एक इकाई त्रिज्या का सर्किल, ये इकाई त्रिज्या का सर्किल है। सेम यही मान, यही मान, साइन का मान कौन सा होता है? साइन होता है लंब, लंब होता है आपका साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है। अगर कर्ण आपका एक है तो ये कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है। यही साइन थीटा, यही कॉस थीटा। यही मान दोबारा कब ग्रहण करेगा? गौर करो, यही मान दोबारा कब ग्रहण करेगा? तो जवाब है यहाँ पे,
यहाँ पे, यानी ये वाला कोण, यहाँ पे दोबारा वही ग्रहण करेगा, वही सेम। तो ये कोण कितना हुआ, ये यहां से देखो, यहां से ये पूरा कोण था पाई, पूरा पाई था, थीटा कम हो गया तो ये कोण बचा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा देखो यहां से थीटा कम कर दिया, सेम त्रिभुज को रिपीट कर दिया एग्जैक्टली, ताकि वही वही लंब जो है, सेम लंब, सेम लंबाई, सेम लंबाई तो सेम साइन का मान आएगा, लंब ही तो साइन है, लंब ही तो साइन है, लंब ही तो प्रिंसिपल, साइन एक्स बराबर 0 की, एक तो 0 हो गया, एक पाई हो गया, एक 0 हो गया और एक पाई हो गया, एक 0, साइन एक्स बराबर 0। हर चीज को 2 बार ग्रहण करेगा, आप चित्र में समझ सकते हो, सर्कल में हो देखो, कोई भी चीज को ग्रहण करेगा तो 2 बार ग्रहण करेगा, वही लंब 2 बार आएगा। आ जाओ यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो ये आपका हुआ, इस पे हो गया, ये सेम इस त्रिभुज को उठा के हमने उल्टा बना दिया यहाँ पे, तो ये थीटा था, ये थीटा था, यानी यहाँ से अगर कोण को देखें तो ये पूरा कोण होता है पाई का, ये थीटा इतना खा गया तो कितना बचा पाई माइनस थीटा, यानी जो कोण थीटा पे आपको जो मान मिला है वही मान आपको आगे जाके पाई माइनस थीटा पे मिलेगा, यानी जो कोण हमारा थीटा पे आया है, जो आंसर थीटा पे आया है साइन में, साइन में जो आंसर थीटा में आया है वही पाई माइनस थीटा में वापस आएगा। अच्छा, अब ये पता है कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये प्लस का यहाँ आ गया, अब आगे तो प्लस का आना नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो अब यहाँ रिपीट नहीं होगा, यहाँ रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब दोबारा 360 का चक्कर काट के दोबारा रिपीट होगा, अब दोबारा रिपीट होगा पूरा एक चक्कर काट के 2 पाई प्लस थीटा, अगली बार रिपीट होगा 2 पाई प्लस थीटा पे, अगली बार रिपीट होगा 2 पाई प्लस थीटा पे, यानी पूरा चक्कर काट के फिर थीटा और चल लो, वापस यहीं आ जाओ, और फिर दोबारा रिपीट होगा 2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा, यानी 3 पाई माइनस थीटा पे, फिर 4 पाई प्लस थीटा पे, फिर 5 पाई माइनस थीटा पे, फिर 6 पाई प्लस थीटा पे, एंड डैश 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 डैश, ये रिपीट होता रहेगा, यही चीजें घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। अब गौर करोगे इसमें, जब पाई आ रहा है तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, 2 पाई आ रहा है तो प्लस आ रहा है, 3 पाई पे माइनस आ रहा है, 4 पाई पे प्लस आ रहा है, 6 पाई पे माइनस आ रहा है, 7 पाई पे प्लस आ रहा है ना, विषम वाला जो है वहां माइनस आ रहा है, सम वाले पे प्लस आ रहा है, तो बंद करके पैक करने का आइडिया मिल गया, पैक करने का आइडिया मिल गया, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन थीटा। अब एन अगर सम होगा, और प्रारंभिक कोण को मैंने थीटा यहाँ नाम दिए, इसे थीटा, अगर अल्फा नाम देता तो ये यहाँ अल्फा हो जाता है ना, क्योंकि व्यापक के लिए हमने थीटा नाम रिजर्व अलग रख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ थीटा देना चाहो कोई दिक्कत नहीं, नाम में वैसे भी क्या रखा है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, ये आपका व्यापक सूत्र बन गया साइन का, क्योंकि साइन इस तरीके से अपने आप को रिपीट करता रहता है, और ऐसे ही आप कॉस का बना सकते हैं, टेन का बना सकते हैं, और इनसे फिर सेक और कॉसेक का होता नहीं है, क्योंकि उसको उल्टा करना पड़ता है, सेक को उल्टा करके कॉस बना लो और कॉस वाला लगा दो, सेक को कॉसेक को इनको उल्टा करो, उल्टा करके जो भी ये है वाला फॉर्मूला इनके साथ चिपका दो। ये समझ में आया? है ना, तो गौर करो कि कितनी देर बाद में इस वर्त में यही चीज कौन से कोण पे आएगी, जो कोण थीटा पे आई है वही चीज अगर हम यहां से चले तो पाई माइनस थीटा पर सेम चीज हमें वापस मिलेगी, पाई माइनस थीटा पर सेम चीज वापस मिलेगी, जो चीज अभी हमें थीटा पे मिली है वही चीज आगे जाके पाई माइनस थीटा पे वापस मिलेगी, यानी जो चीज थीटा पे मिली है वही पाई माइनस थीटा पे वापस मिलेगी, और वही चीज वापस क्यों अब दोबारा रिपीट होनी नहीं है, 2 बार होनी थी होगी, 2 बार आनी थी 2 बार आ गई, एक बार तो थीटा पे आ गई, एक बार पाई माइनस थीटा पे आ गई, अब दोबारा रिपीट होने की कोई संभावना है नहीं, तो फिर पूरा एक चक्कर काट के, पूरा एक चक्कर काट के और थीटा चलो, तो 2 पाई प्लस थीटा चलो, मतलब वहीं पहुंच जाओ, एक चक्कर काट के वापस आ जाओ, मतलब सर्कल पे घूम रहे हो, एक सर्कल पे घूम रहे हो, तो एक चक्कर पूरा काट के आ जाओगे, फिर दोबारा वही रिपीट कर दो, फिर दोबारा वही रिपीट, तो 2 पाई प्लस थीटा, फिर 2 पाई, इनमें सब में 2 पाई जोड़ते जाओ, फिर 4 पाई जोड़ते जाओ, फिर 6 पाई जोड़ते जाओ, एंड डैश डैश डैश, और बंद करके आपका ये व्यापक सूत्र तैयार हो जाता है। ये व्यापक सूत्र होता है, इसको जनरलाइज फॉर्मूला कहते हैं, और बनता कैसे, जो आपको तरीका देख लिया कैसे बनता है, क्या होता है, आइडिया क्लियर हुआ ये कि कैसा है ये? आइडिया समझ गए?
ठीक है, कोई ना। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला बस एक बार मैंने जो ना हमें व्युत्पत्ति करनी है, बस ये कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए कि भाई आप जब व्युत्पत्ति करते हैं ना, व्युत्पत्ति किसी को याद नहीं रखनी होती ना, हमारे पेपर में आने वाली ना, लेकिन जब व्युत्पत्ति करते हैं तो आपको कई चीजें पता चलती है और नई चीजें पता चलती है कि इसमें ऐसा होता है। अब शायद आपको कई चीजें नजर के सामने हो लेकिन नहीं याद हो कि साइन 2 बार ग्रहण कर रहा है, कोस 2 बार ग्रहण कर रहा है, इसको मुख्य मान कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के दौरान बीच में कई चीजें आती है जो आपका दिमाग ओपन करती है, दिमाग खोलती है। व्युत्पत्ति याद नहीं रखनी है, लेकिन व्युत्पत्ति के दौरान जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं वो टूल आपको याद रखने हैं। वो टूल बड़े कमाल के होते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के दौरान या डेरिवेशन के दौरान जो हथियार या जो औजार काम में लेते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। तो वो हमें याद रखने हैं, वो हमारे काम की चीज है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, इसी के साथ ये हमारी एक बार तो मोटा मोटी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। बाकी तो थ्योरी आप उस लेक्चरों में देख लेंगे, वहाँ से देख ही ली होगी आपने डिटेल लेक्चर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब जो नया सेशन नया क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। काफ़ी लंबा टाइम भी हो चुका है अब तक आप लोगों को भी पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से भी थ्योरी पढ़ ली होगी आपने और यहाँ से भी थ्योरी पढ़ ली होगी। अब थ्योरी आपने दोनों हिस्सों से पढ़ ली होगी, और थोड़ा एनसीईआरटी देखिए ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है, आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तब तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताबों को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दो किताबें होती है, एक होता है जो बेसिक होती है, एक होता है जो एडवांस होता है। तो एडवांस क्वेश्चन तो हम यहाँ करते ही हैं, तो एडवांस तो यहाँ हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन जो है ना, जो एकदम बारीक से छोटे छोटे पतले पतले क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो एनसीईआरटी जरूर करिएगा, खासकर वो जो नए हैं, पहली बार है, जिनको नहीं पता, वो एनसीईआरटी से शुरू करें। और जो लोग ऑलरेडी मान लो स्कूलों में पढ़ा चुके हैं या पहले तैयारियां कर चुके हैं, वो चाहे तो एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा एडवांस पे आ सकते हैं। इस लायक है उनका कंसेप्ट, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका नहीं है वो पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करें, फिर आरबीएससी पे आए, और फिर एसआर सैनी पे आए। इस तरीके से एक एक स्टेप करके वहाँ आए। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस चलेगी वो तो अपनी जगह चलती रहेगी। तो प्रैक्टिस आपको कई जगह मिल रही है, एक तो वहाँ मिल रही है जो रिकॉर्डेड है, वहाँ पे एनसीईआरटी, आरबीएससी, एसआर सैनी, वहाँ पढ़िए, प्लस यहाँ पढ़िए। तो फिर से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिर और क्वेश्चन आपको निकालने हो तो प्रैक्टिस शीट ले लीजिए, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए, फिर टेस्ट दीजिए। तो एक नहीं, कई एंगल से अलग अलग नाम से कर सवाल ही रहे हैं, कर तो सवाल ही रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। एक जगह प्रैक्टिस शीट नाम है, एक जगह एनसीईआरटी नाम है, एक जगह आरबीएससी नाम है, एक जगह एसआर सैनी नाम है, एक जगह आरपीएससी ने क्या पूछा है इसके नाम से, एक जगह लाइव क्लासेस के नाम से है। करने सवाल ही है, करना प्रैक्टिस ही है। बस 3-4 नए नए नाम डाल दिए, लेकिन है ना, एक नाम होता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो कई नाम होंगे तो अच्छा लगता है। तो कई तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस, आप लोगों में से एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ ली? अच्छा, मैंने सुबह भी बताया था, अभी भी एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। अब जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए न्यूज़ है ये, जो सुबह वाले बैच में थे, ग्रेजुएशन वाले में, उनको तो मैंने कह दिया था कि अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उस इंटरव्यू से मुझे एक दो बातें जो है काफ़ी नई बात पता लगी है, जो मैं अब अपने भी सिस्टम में ऐड करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि कोई भी सिस्टम होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, धीरे धीरे हम प्रयोग कर करके देखते हैं, क्योंकि सीधा तो किसी को नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। करके देखते हैं तो पता लगता है, आप सवाल करते हैं नहीं होता, फिर पता लगता है नहीं हो रहा, या कई बार हो भी जाता है। तो पहले किसी को नहीं पता चलता कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो ऐसे प्लानिंग की भी ऐसी होती है, आप चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, लगता है अच्छा ये बढ़िया चीज़ हो सकती है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एक चीज़ अभी और एक चीज़ पता लगी है कि जितने भी बच्चे थे, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनके मैं इंटरव्यू कंटिन्यू ले रहा हूँ, उन सबके इंटरव्यू मुझे एक बात समझ में आई। वैसे भी एक सार का लेक्चर बनाऊंगा मैं, ये सारे इंटरव्यू लेने के बाद में, ये सारे जो टॉपर्स हैं इनका जो सार है, जो निचोड़ है, उसका एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारे टॉपर का मूलभूत बात क्या कहनी है। एक जो टॉपर होता है उसमें कॉमन चीज़ें क्या है, वो कॉमन चीज़ें जो है वो आपके लिए काम की चीज़ है, वो आप अपने पास रखिएगा और उसके आधार पर अपनी तैयारी करिएगा। तो एक तो निचोड़ तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। एक मैंने जो चीज़ गौर की कि जो भी तैयारी कर रहा था वो कहीं न कहीं मिसगाइड हुआ था। बीच में कहीं न कहीं मिसगाइड हुआ था, बहुत टाइम बर्बाद हुआ था। जिसका भी मैंने इंटरव्यू लिया, उससे मैंने ऑफ द कैमरा भी जब बात की, इंटरव्यू में तो जो बात की सो की, कई बार कई चीज़ें आप कैमरे के सामने नहीं कर सकते बच्चों से, तो कई ऑफ कैमरे भी मैंने बातें की। तो मैंने उनसे पूछा कि भई एक बार सही बताओ तो सही, यहाँ तो ठीक है तुमने बोला कि ऐसे-ऐसे मैंने कर दिया, झंडे गाड़ दिए, लेकिन हकीकत में क्या बिल्कुल ऐसा ही था क्या? ताकि मैं अपने बच्चों को ये बता सकूँ कि भई ये तो। उन्होंने कहा कि नहीं सर,
हम बहुत मिसगाइड भी हो गए थे, कई कोचिंगों के नाम नहीं लेना चाहते थे, कई टीचर्स के नाम नहीं लेना चाहते थे, और सही भी बात है, लेना भी नहीं चाहिए, गलत बात है, गलत प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना, सब भगवान तो है नहीं। तो उन्होंने कहा सर वो मैं इस तरीके से फंस गया यार, उन्होंने कहा ये वाली बुक पढ़ ले, मैंने वो बुक पढ़ ली, फिर मुझे कई दिन बाद पता लगा ये गलत थी। तो मिस गाइडेंस सबके में थी, चाहे कोई भी बच्चा रहा हो, एक्स वाई जेड, चाहे किसी की 40वीं रैंक रही हो, चाहे किसी की 200वीं रैंक रही हो, सब किसी की, हर किसी के शुरुआती में बहुत मिस गाइडेंस था, अच्छा खासा मिस गाइडेंस था, लेकिन बस उनका एक चीज समय पे ठीक हो गया कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल गया और वो सही दिशा में चल पड़े, बस यही सबसे बड़ा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए, पेडागोजी कहाँ से पढ़नी चाहिए, मैथ्स को कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्या, ये बहुत सारी बातें जो रहे, टेंशन होती है, स्वाभाविक सी बात है। तो हम दो चीजें करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। एक तो जो हर बुधवार जो है, हर बुधवार हमारी ये जो क्लास होती है, इस क्लास की जगह गाइडेंस क्लास होगी। बाकी 6 हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 5 दिन तो क्लासेस चलती रहेगी, जो मैथ्स की चल रही है वैसी चलती रहेगी, लेकिन बुधवार को दोपहर के टाइम पे गाइडेंस क्लास होगी, जिसमें मैं लगातार जो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, जो कुछ दिशा भ्रम हो जाता है या कुछ गलत कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि वो गलत क्या कर रहे हैं, तो गाइडेंस क्लास होगी। फिर एक क्लास सैटरडे को होगी शाम वाली क्लास की जगह, ताकि एक दोपहर की एक क्लास डिस्टर्ब हो और एक वहाँ हो, बाकी 5 दिन, क्योंकि देखिए पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही दिशा है, सही दिशा मिलेगी तो ही तो पढ़ाई काम आएगी ना, अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है ना, समझ रहे हो बात को, गलत दिशा में जा रहा है, उसके बाद में चाहे वो कितनी अच्छा चलाए क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं और ये जयपुर है, और ये एक रास्ता है जो मान लीजिए कहीं और जा रहा है, कोटा जा रहा है, अब आपको जयपुर जाना है और आपने ये रास्ता पकड़ लिया, अब आप जयपुर तो नहीं पहुंचेंगे, पक्की बात है, आप जयपुर तो नहीं पहुंचेंगे, आप चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, आप जो चाहे अच्छा कर लें, आप चाहे जितने सवाल निकाल लें, चाहे कुछ भी निकले, आप पहुंचेंगे कोटा ही, आप जयपुर नहीं पहुंचेंगे। तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर दिशा सही से नहीं होगी तो दिक्कत होगी। बिल्कुल मॉर्निंग की क्लास डेली लगती है, मॉर्निंग की क्लास डेली लगती है, जो भी ईएमआरएस वालों की नहीं होती, ईएमआरएस वालों का जो सिलेबस है उसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन नहीं है, तो उनकी क्लास दोपहर और शाम दो ही होती है, और सुबह वाली क्लास जो होती है वो ग्रेजुएशन की होती है, जिनके जिनके सिलेबस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक है, उनकी क्लास सुबह होती है। ग्रेजुएशन के टॉपिक होने चाहिए आपके सिलेबस में, अगर है तो फिर है, ठीक है। तो बाकी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने सुबह भी वाले बच्चों को बताया था और अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम क्लास को दो चीजें करेंगे, एक तो बुधवार को तो दोपहर वाली क्लास में रखेंगे ये, और शनिवार के दिन हम शाम वाली क्लास में रखेंगे, ताकि प्रॉपर आपको देखा जा सके, आपको बताया जा सके भाई ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, इसको छोड़ दो, ये कर दो, ये चीजें ठीक है ना। मंडे से हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, मंडे से जो सुबह वाला टॉपिक है, सुबह वाले में हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, सदिश कलन, शाम वाले में वेक्टर चल रहा है, और ग्रेजुएशन वाले में वेक्टर कैलकुलस शुरू कर देंगे, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस शुरू करवाएंगे, ठीक है ना, सही है। ये जो कोटा वाले हैं, सॉरी क्या कह रहा हूँ, वेक्टर कैलकुलस वाला जो है ना, वो फिर मॉर्निंग में शुरू करेंगे, ठीक है। एमएससी वाला जो पार्ट था वो बंद कर दिया है हमने, और उसका आप बात कर सकते हैं और फोन करके पूछ लीजिएगा, अब उसको सिर्फ आरपीएससी का कोर्स बना दिया है, अब उसको आरपीएससी का कोर्स बना दिया, आप चीज पता कर लीजिएगा एक बार। हाँ, उसको अब आपका जो कंबाइंड कोर्स था वो सिर्फ आरपीएससी का कोर्स ही रखेंगे, क्योंकि हाँ बात कर लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। वो भी थी, अभी तो 3 क्लासेस चल रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक टॉपिक टिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 क्लासेस कर देंगे, सुबह और शाम, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल होने वाला है, तो इतने में हम टिग्नोमेट्री को निपटा देंगे, टिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे अगले वीक तक, तो अगले वीक में हो जाएगी टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री होने के बाद में फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है।